हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। किसी भी देश के लिए उसकी संस्कृति, उसका इतिहास और उसके विरासत स्थल, वहां पर मौजूद पुरानी संस्कृति से संबंधित अवशेष या कलाकृतियां उस देश की विशेष पहचान मानी जाती है। ऐसे में इन्हीं सब पहचानों को संरक्षित करना उस देश की वर्तमान संस्कृति को अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़े रहने का आधार देता है और भविष्य में कैसे वे आगे बढ़े इसके लिए एक राह दिखाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ ऐसी ही एक कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो आर्थिक विकास की ओर लेकर के जाता है। तो टॉपिक है हमारा क्या है? काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट को जनता को समर्पित किया है और इसका एक पहला चरण जो कि अभी हाल ही में पूरा हुआ है, कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं लेकिन इसकी शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में इस विषय को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इससे संबंधित यदि कोई सवाल परीक्षा में बनाए जाएं तो हम उनका आसानी से उत्तर दे सकें। ठीक, जो डायमेंशन रहेंगे अभी हम न्यूज़ को देखेंगे, न्यूज़ के बाद बात करेंगे काशी विश्वनाथ धाम क्या है और इसका एक इतिहास क्या रहा है। अगर परीक्षा में ऐसा सवाल बने तो हम इसका उत्तर दे सकें। वैसे तो काशी की जो विरासत है वो अपने आप में बहुत प्राचीन है, बहुत बड़ा विषय हो सकता है, लेकिन आज के सेशन में हम केवल उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करने का प्रयास करेंगे जिससे हम किसी भी उत्तर को दे सकें। तो ये जो परियोजना है ये कैसे लाई गई, कैसे शुरू की गई, इसमें क्या क्या प्रमुख पॉइंट्स जोड़े गए हैं, क्या निर्माण किए जाएंगे, उद्देश्य क्या रहा, इसके तहत हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और एक सवाल जिसे आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे और समझेंगे। यदि प्रीलिम्स में कोई तथ्य आता है जवाब दे सकें और मेंस के लिए एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका आप प्रारूप तैयार करेंगे। तो यह विषय जीएस पेपर 1 यानी भारतीय विरासत और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पेपर 1 में यदि कोई सवाल बने तो बताइएगा, आसानी से लिखिएगा। न्यूज़ है पीएम मोदी 2-day वाराणसी विजिट बिगिन टुडे टू इनॉग्रेट काशी विश्वनाथ धाम। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि प्रधानमंत्री काशी यानी बनारस पहुंच चुके हैं और उन्होंने इसका उद्घाटन भी आज कर दिया है, शुरुआत कर दी है। बात करें काशी विश्वनाथ धाम के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, तो ये वह नया मंदिर परिसर है जो बनाया गया है और यही मंदिर परिसर जो है जनता के लिए भी खोल दिया गया है और सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो काशी दरअसल विश्व के सबसे पुराने जीवंत शहरों में से एक माना जाता है। बहुत पुराना शहर है, इसे काशी के नाम से, बनारस के नाम से, वाराणसी के नाम से जाना जाता है। और यह जो क्षेत्र है या फिर यह जो जीवंत शहर है ये प्रमुख रूप से भगवान शिव की नगरी काशी के रूप में जाना जाता है और भगवान शिव को समर्पित यहाँ प्रमुख मंदिर बनाए गए हैं, जिसमें से कि एक है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो ये भगवान शिव को समर्पित है। अगला, इसका निर्माण कब किया गया था? इतिहास में अगर हम पीछे जा कर के देखते हैं तो हमें कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं, लेकिन एक तथ्य ये भी मिलता है कि 11वीं शताब्दी में हरिश्चंद्र द्वारा इसका निर्माण कराया गया था शुरुआत में, और इस मंदिर परिसर को उसके बाद कई बार आक्रमणकारियों ने तोड़ा, पुनर्निर्मित करवाया गया इसको, जो लोग थे वहाँ के उनके द्वारा, इसका पुनः तोड़ा गया। तो 12वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में ऐसा हमें इतिहास देखने को मिलता है। लेकिन 1780 के समय इसका जो पुनर्निर्माण कराया वह प्रमुख रूप से अहिल्याबाई होलकर ने कराया, जो कि मराठा शासिका थी और मालवा साम्राज्य से संबंधित थी। तो इनके द्वारा कराया गया निर्माण हमें वर्तमान समय तक देखने को मिलता रहा। उसके बाद उस मंदिर परिसर का अब पुनः निर्माण कराया गया है, उसको एक तरीके से उसका जो कॉरिडोर है उसको चौड़ा किया गया है, उसके गलियारे को बढ़ाया गया है। ये जो मंदिर है, पूरा स्थिति है इसकी गंगा नदी के पश्चिमी तट पर यह अवस्थित है और इसका जो नियंत्रण है वर्तमान समय में आज़ादी के बाद 28 जनवरी 1983 के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। ये जो मंदिर है इसकी प्रमुख खासियत क्या है उसकी बात करें तो यह भगवान शिव के कहे जाने वाले 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो प्रमुख शिवलिंग यहाँ पर रखा हुआ है। और जो हमने निर्माण की बात की, अहिल्याबाई होलकर की बात की, 1780 में इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और वही स्ट्रक्चर आज के समय हम देख पा रहे होते हैं। लेकिन चूंकि अब इस स्ट्रक्चर में भी, मतलब स्ट्रक्चर क्या, उसके आसपास जो भी बसावट है उसमें प्रमुख बदलाव कर दिए गए हैं और अब ये पहले से और बेहतर स्थिति में आ गया है। तो वर्तमान
की जो संरचना है मंदिर की, उसमें लगभग 3 गुंबद मौजूद हैं, यहाँ उनको आप देख सकते हैं। इसमें सोने का जो है एक बर्क चढ़ाया गया है, सोने की परत चढ़ाई गई है। तो ऐसा कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने यहाँ पर इस सोने को दान किया था, जिस सोने का उपयोग करते हुए यहाँ पर 2 इन गुंबदों में इस परत का उपयोग किया गया। तो इस आधार पर इस मंदिर को भगवान शिव का गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, भगवान शिव से संबंधित गोल्डन टेम्पल। और अन्य संरचनाओं की बात करें, यहाँ पर एक ज्ञानवापी कुआं एक प्रमुख संरचना है जिसका जिक्र हमें मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब अतीत के समय जो आक्रांता थे उन्होंने आक्रमण किया, तो जो मंदिर के प्रमुख पुजारी थे वे शिवलिंग की रक्षा के लिए शिवलिंग को लेकर के उस कुएं में कूद गए और उन्होंने उसको बचाया। इस आधार पर भी इसका महत्व होता है। इस जो मंदिर परिसर है, इसके आसपास कुछ छोटे छोटे और भी प्रमुख मंदिर हैं, जैसे उनका नाम ले काल भैरव, अविमुक्तेश्वर, विष्णु विनायक और विरूपाक्ष गौरी जैसे कई सारे छोटे मंदिर मौजूद हैं। इसी तरह अगर इस मंदिर की हम पुरानी विरासत को समझें तो बहुत सारे भारत के अंतर्गत हुए संत और विद्वान पुरुष यहाँ पर जाते रहे हैं, विद्वान लोग वहाँ जाते रहे हैं, जैसे आदिगुरु शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक जी, ऐसे कई संत अक्सर यहाँ गए हैं। उन्होंने गंगा घाट में आरती की है, आरती कहें या फिर डुबकी लगाई है। जो गंगा नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है और भारत के धार्मिक इतिहास से भी संबंधित है प्रमुख रूप से। ठीक है, तो ये एक प्रमुख घाट है वहाँ का, दशाश्वमेध घाट, जो बहुत प्रमुख है और इसे बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। और एक और चीज़ जो जानने लायक है वह है प्रसिद्ध गंगा आरती, जो जब आयोजन होता है इसका तो बहुत सारे बड़ी संख्या में श्रद्धालु, लाख संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। तो यही एक कारण रहा कि इस पूरी परियोजना को बनाए जाने का, कि वहाँ पर जो मौजूद स्ट्रक्चर थे काफ़ी पुराने थे और लगभग काफ़ी ज़्यादा निर्माण उसके आसपास, मंदिर के आसपास कर दिया गया था लोगों के द्वारा। बसावट बहुत घनी हो गई थी, तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए भी कई सारी तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता था। मंदिर परिसर से यदि घाट तक जाना हो तो बहुत ज़्यादा घूम फिर के जाना होता था। इस आधार पर सरकार ने यह परिकल्पना की कि क्यों ना इसको जोड़ा जाए और एक तरह से जो मंदिर का परिसर है उसको घाट तक सीधा एक रास्ता दिया जाए, ताकि सीधे आसानी से यहाँ से वहाँ जाया जा सके। इसी के आधार पर इस पूरा सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम और इस परियोजना को बनाया गया है। ठीक, तो परियोजना के बारे में बात करें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना इसे कहा गया है और मार्च 2019 में इसकी शुरुआत हम देखते हैं। 800 करोड़ रुपए की लागत इसके लिए उस समय बताई गई थी। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, जैसा हमने जिक्र किया, काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा के घाटों से जोड़ना इसका प्रमुख लक्ष्य है। यानी मंदिर जो परिसर मौजूद है, अगर हम उसकी बात करें तो मंदिर वैसे तो ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा है, समझ लीजिएगा। मान लीजिए रास्ता है, इसको सीधा घाट तक लेकर के जाया जा सके, लेकिन अभी ये रास्ता कुछ इस तरह से जाता है क्योंकि यहाँ पे कई सारी संरचनाएं मौजूद थी, जाता है नहीं जाता था, जिसको अब बदल दिया गया है। ठीक, ये जो क्षेत्र है पूरा लगभग 5000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और जैसा हमने बात की कि भीड़ भाड़ को कम करना और मंदिर परिसर को बदलना या फिर अपडेट करना, पूरा स्ट्रक्चर, इसका एक प्रयास किया गया है। तो गंगा नदी के पास एक घाट है ललिता घाट, इसको मंदिर चौक से, मंदिर का जो चौक है वहाँ से जोड़ा जाना परिकल्पित किया गया था और 20 फुट एक चौड़ा गलियारा बनाया गया है और आज इसी घाट में जाकर के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर डुबकी लगाई और स्नान किया। ठीक, ये कुछ तस्वीरें हैं, इस तस्वीरों में आप इस मंदिर परिसर का निर्माण देख सकते हैं। यहाँ पर भी इसको बनाया जा रहा है और काफ़ी एरिया को विस्तार दिया गया है, इन तस्वीरों में देखिए। ठीक, अब जो कॉरिडोर है, यह कॉरिडोर का पहला चरण इसको बताया गया है, जिसकी लागत है 339 करोड़ रुपए। ये प्रोजेक्ट का पहला चरण है जिसको शुरू किया गया है। हालांकि इस चरण में अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ हफ्ते बाद तक, कुछ हफ्ते लग जाएंगे उनको जनता के लिए खुलने में, लेकिन फिलहाल इसकी शुरुआत कर दी गई है। प्रमुख चीज़ें जैसे क्या क्या है, टूरिस्ट के लिए फैसिलिटेशन सेंटर है, लोग वहाँ जाएंगे, उनके लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मुमुक्षु भवन, भोगशाला,
सिटी म्यूजियम, व्यूइंग गैलरी, फूड कोर्ट, ऐसी कुल मिलाकर 23 इमारतें इस तरह की बनाई गई हैं। इसमें से कुछ शुरू हो चुकी हैं, कुछ अभी कुछ समय बाद शुरू होंगी। और विरासत स्थलों और शहर के यहाँ पर 84 जो घाट हैं उनके सांस्कृतिक महत्व की जानकारियों को प्रदर्शित किया जाएगा, जहाँ स्मार्ट साइनेज बनाए जाएंगे। यानी ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर करने का प्रयास किया गया है। वाराणसी को स्मार्ट शहर बनाना और ख़ास तौर से इस मंदिर को एक प्रोजेक्ट किया गया है कि टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा दिया जाए, अभी हम उस पर भी बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य जब हम देखेंगे तो ये सारी बातें निकल करके आएंगी। जैसे भारत की स्पिरिचुअल कैपिटल जिसे कहा जाता है, भारत की आध्यात्मिक राजधानी, उसमें सबसे पहले आप नाम देखेंगे वाराणसी का। तो भारत की आध्यात्मिक राजधानी की जो खोई हुई महिमा है उसको वापस लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है कि विश्व में यदि वाराणसी का नाम आए तो उसकी जब छवि लोगों के सामने आए तो कैसे वह एक बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे, ताकि जो अन्य देशों में रहने वाले लोग भी हैं वो भी यहाँ पर आना पसंद करें, पर्यटन को बढ़ावा मिले, इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। इसके अलावा वाराणसी के पास सारनाथ भी मौजूद है, तो उसके बौद्ध धर्म के जो स्थल हैं उनके जरिए भी इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यानी एक पूरा एरिया है वो अपने आप में प्राचीनता को लिए हुए है। तो कई सारे धर्मों की मान्यता, आस्थाएं और पर्यटन स्थल जब एक साथ मिला दिया जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा राजस्व भी पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा विरासतों की पुनः प्राप्ति भी एक लक्ष्य है। जैसे अभी हमने इस पूरे स्ट्रक्चर के दौरान देखा, स्ट्रक्चर के निर्माण के दौरान 2019 के बाद से जैसे जैसे इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया तो कई सारे जो मकान स्ट्रक्चर बना लिए थे लोगों ने इस पूरे गलियारे के सामने, जब उन्हें हटाया गया तो पता चला कि कई सारे मकानों के अंदर भी बहुत सारे प्राचीन स्तर पर मौजूद मंदिर वहाँ पर बने हुए थे। तो उन मंदिरों को लोगों ने ढक दिया, एक तरीके से दीवारें खड़ी कर दी और अपने अपने मकान बना लिए। तो उन मंदिरों को भी पुनर्प्राप्त किया गया है और बताया जाता है कि मध्यकाल के समय के कई सारे मंदिर उसमें मिले हैं। जैसे गंगेश्वर महादेव मंदिर, मनोकामेश्वर महादेव मंदिर, जौ विनायक मंदिर, श्री कुंभ महादेव मंदिर जैसे लगभग 40 से अधिक खोए हुए मंदिरों की यहाँ पर खोज कर ली गई है। तो ये भी एक तथ्य है इस पूरे परियोजना से जुड़ा हुआ। कुछ हमने जो बात की कि बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनमें क्या क्या है। जैसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है जिसमें 1200 लोगों की सीटिंग की व्यवस्था है। इसी तरह इसके पास एक आर्ट गैलरी बनाई गई है। इसका आकार एक शिवलिंग की तरीके से ऊपर से दिया गया है, देखने में बहुत आकर्षित है। अगला, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, जो वहाँ पर मौजूद लोकल स्तर पर बुनकर हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, जो भी कारीगर वर्ग मौजूद है, तो कैसे वे इस सुविधाओं को आगे लाभ ले पाएँ इन सुविधाओं का। और एक पूरा उनका जो ट्रेड सिस्टम है, जो उनका प्रोडक्शन है, यहाँ पर आने वाले पर्यटन से यहाँ की पूरी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। एक जब लोग आएंगे तो यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी और साथ ही डिमांड के साथ उत्पादन भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये पूरा इस टूरिज्म स्ट्रक्चर के पीछे हमें एक इकोनॉमिक एंगल भी देखने को मिलता है। अगला, जैसे एक गंगा क्रूज़ की संकल्पना है कि जो गंगा नदी है वहाँ पर इस तरह के क्रूज़ की व्यवस्था की जाए ताकि इसको भी बढ़ावा मिल सके। एक और जो इसका महत्व बढ़ाता है वह है LED स्क्रीन्स की बात की गई है कि पूरे शहर के अंतर्गत कई सारे एरियाज़ में इस तरह के LED स्क्रीन्स लगाए जाएंगे, जिसमें वाराणसी के अंदर मौजूद जो भी प्रमुख स्थल हैं उनको दिखाया जाता रहेगा, वहाँ का कल्चर दिखाया जाएगा। जब गंगा आरती होगी उसका प्रसारण इसमें किया जाएगा। इस तरह से एक पूरे शहर को हम कहें स्मार्ट नेटवर्किंग और स्मार्ट अवसंरचना के जरिए, स्ट्रक्चर के जरिए एक पूरा नवीनीकृत किया जा रहा है, इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ये पूरी परियोजना इस तरह से परिकल्पित की गई है जिसमें विरासत का संरक्षण साथ साथ विरासत को संरक्षित करते हुए इकोनॉमी को बूस्ट करना इसका सबसे बड़ा मकसद है। चूँकि प्रधानमंत्री हमारे उस क्षेत्र से आते भी हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है बनारस, ऐसे में उनका शुरू से ये विज़न रहा कि वे बनारस का विकास बहुत ज़्यादा कर सकें। ये भी उसी के तहत हमें दिखाई देता है। तो निष्कर्ष की बात करें तो जैसा हमने कहा कि उन्होंने एक विज़न लेके चले थे कि देश के अंदर मौजूद जो भी मंदिर हैं उन सभी का भी विकास किया जाएगा। तो मंदिरों का पुनर्निर्माण और विकास करना उनके विज़न का हिस्सा है। ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला हम देख सकते हैं, सोमनाथ परिसर का मंदिर, केदारनाथ धाम में भी
जो 2013 की तबाही आई थी उसके बाद वहाँ पर कैसे सौंदर्यीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देना, जैसे ये मंदिर ही अब शुरू हुआ है, अगर हम इसके एक एस्पेक्ट को समझें तो इसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये है कि हम भारत में कैसे उन सभी चीज़ों को, विरासत स्थलों को बढ़ावा दें, उसको संरक्षित रखें, ताकि उसका टूरिज़्म सेक्टर के जरिए एक हम इकोनॉमिक एंगल जोड़ सकें और उसका लाभ ले सकें। साथ ही इकोनॉमिकल एंगल के अलावा जो भारतीय विरासत और संस्कृति है उसका संरक्षण करना राज्य का दायित्व है, लोगों का दायित्व है। तो उसी कदम पर चलते हुए हम इस पूरे प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। चलिए आज का सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत की प्राचीन भूमि के प्राचीन गौरव को खोजने वाली परियोजनाएं राष्ट्र निर्माण में किस तरह सहायक हो सकती हैं? काशी विश्वनाथ परियोजना के संदर्भ में चर्चा कीजिए। बहुत ही आसान सा सवाल है, यानी भारत की प्राचीन भूमि के प्राचीन गौरव को खोजने वाली परियोजनाएं हमारे आर्ट एंड कल्चर में से संबंधित जो भी हेरिटेज से रिलेटेड परियोजनाएं हैं, पुराने मंदिर हों, पुरानी कोई कलाकृति हो, पुरानी कोई भी चीज़ अगर हमें विरासत से संबंधित मिलती है, उसका कैसे हम आज के समय उपयोग कर पाएँ। राष्ट्र निर्माण का अर्थ लोगों को जोड़ने से भी है, साथ ही आर्थिक उन्नति से भी है, सभी को कैसे एक साथ आगे बढ़ाया जाए इससे भी जुड़ता है। तो हम कह सकते हैं, इसका उत्तर जब फ्रेम करेंगे तो बताएंगे कि कैसे हमारा हेरिटेज या फिर किसी भी देश का कल्चर वहाँ की सॉफ्ट पावर को भी दर्शाता है। विश्व की अर्थव्यवस्था में यदि उस देश का प्राचीन इतिहास बहुत गौरवशाली है तो लोगों के जो मानसिक और आत्मसम्मान है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा वहाँ का जो टूरिज़्म सेक्टर है उसको भी उससे बढ़ावा मिलता है। वही सारे पॉइंट जो हमने अभी डिस्कस किए, उसके आधार पर इस उत्तर को आप फ्रेम करने का प्रयास कीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।